Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. D.L. Kumar from biology faculty. Dear students, we are discuss the unit sexual reproduction in flowering plant. पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये यूनिट अपन डिस्कस कर रहे हैं और इस यूनिट में आज हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन टॉपिक की सेकंड वीडियो डिस्कस करेंगे। इसकी फर्स्ट वीडियो हमने पहले डिस्कस की थी और उसमें हमने निषेचन की जो 3 स्टेप है वो डिस्कस किया है। तो देखिए बेटा, फर्टिलाइजेशन जो है 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसकी पहली स्टेप है पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। सेकंड स्टेप है पराग नलिका की वर्तिकाग्र में वृद्धि। थर्ड स्टेप है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश और फोर्थ स्टेप जो है वो है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। और जो लास्ट स्टेप है वो है फ्यूजन, गैमिट का फ्यूजन या युग्मकों का संलयन। ठीक है बेटा, तो ये 5 स्टेप है। इसमें से जो पहले की 3 स्टेप है वो अपन ने पूर्व वीडियो में कर लिया है। आज हम फर्टिलाइजेशन की जो 2 स्टेप है वो डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, इस वीडियो में हम 2 स्टेप बात करेंगे निषेचन की। निषेचन 5 चरणों में पूरा होता है, जिसमें से 3 चरण अपन ने पूर्व में पढ़ चुके हैं। यहां अपन 4th जो स्टेप है वो है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेल। और 5th जो स्टेप है बेटा वो भी अपन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो स्टेप अपनी युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन। ये 2 स्टेप अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, पहली स्टेप अपन डिस्कस करें पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। ठीक है, इस देखिए बेटा, अपन ने देखा था जो 4th स्टेप है वो अपन डिस्कस करेंगे पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। इससे पूर्व की स्टेप क्या है बेटा? पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, यह है भ्रूण कोश, जिसमें ये अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका, ये दूसरी सहायक कोशिका, ये इनके केंद्रक, ये द्विध्रुवीय केंद्रक, ये द्विध्रुवीय केंद्रक है और ये 3 एंटीपोडल कोशिकाएं हैं। ये है बेटा भ्रूण कोश। ये कैसे डेवलप हुआ ये भी अपन ने पूर्व वीडियो में कर रखा है। इसके चारों तरफ है बीजांडकाई, ये बीजांडकाई हो गया। ये है फिर अंत अध्यावरण, ये अंत अध्यावरण हो गया बेटा। और ये है बाह्य अध्यावरण, ये हो गया बाह्य अध्यावरण। और ये बन गया अपना ओव्यूल, बीजांड बन गया बेटा। ये क्या हो गया भाई? ओव्यूल तैयार हो गया अपना। ठीक है, अब देखिए पहले 3rd स्टेप क्या थी बेटा? पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, यानी पराग नलिका ये बीजांड और ये भ्रूणकोश। अब भ्रूणकोश में प्रवेश बात करेंगे। देखो बेटा, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से है। जब पराग नलिका यहां से प्रवेश करे इसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। जब पराग नलिका पिछवाड़े से प्रवेश करे तो इसे क्या कहते हैं? निभागी प्रवेश कहते हैं। जब पराग नलिका मध्य से प्रवेश करे तो इसे क्या कहते हैं? मिजोगेमी कहते हैं या अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं। तो देखिए बेटा, ये 3 तरीके का प्रवेश होता है, किसमें? बीजांड में। अब भ्रूण कोश में प्रवेश की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, चाहे
बीजांड में प्रवेश कोई सा भी हो, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश चाहे निभागी हो, चाहे अध्यावरणी हो, चाहे बीजांड द्वारी हो, भ्रूण कोश में तो प्रवेश सदैव अंड उपकरण की तरफ से यानी इधर की साइड से ही होगा। तो देखिए यहां से जो पराग नलिका प्रवेश करी है ये गति करते हुए इस तरीके से मूवमेंट करते हुए यहां आएगी और फिर जाएगी यहां से, यानी भ्रूण कोश में प्रवेश सदैव अंड उपकरण की तरफ से ही होता है, एग एपरेटस की तरफ से होगा। ये भी होगी तो ये इसी तरीके से गति करते हुए यहां पहुंचेगी और इधर से ही गति होगी। इसकी बात करें तो ये सीधी एंट्री कर देगी। तो देखिए बेटा, मैं यहां पर पहला पॉइंट बात करूं तो पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश कर रहा है। तो देखिए बेटा, पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कोई सा भी हो, यानी इन तीनों में से कोई सा भी हो, किंतु भ्रूण कोश में प्रवेश सदैव अंड उपकरण की तरफ से ही होता है। चाहे कोई सा भी प्रवेश हो परंतु इसका उपकरण इधर की तरफ से ही प्रवेश होगा। भ्रूण कोश में प्रवेश सदैव अंड उपकरण की तरफ से ही होगा। क्लियर? पहली बात। अब ये प्रवेश क्यों होता है? क्योंकि पराग नलिका के जो सहायक कोशिकाएं हैं जिसे अपन फिनिग्रेड या सैटेलाइट सेल बोलते हैं, इनके द्वारा एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है और ये हार्मोन पराग नलिका को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो देखिए बेटा, सहायक सेल्स से एक रसायन या हार्मोन का स्त्राव होता है जो पराग नलिका को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो पराग नलिका यहां भी होगी तो इसके द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तो इससे आकर्षित होकर यहां पहुंच जाएगी, इधर से आ रही तो यहां पहुंच जाएगी। ये तो हो गई बात यहां पे। अब देखिए बेटा, पराग नलिका प्रवेश भ्रूण कोश में प्रवेश कैसे करती है? तो ये सहायक कोशिका है, ये सहायक कोशिका है। तो देखिए बेटा, इसका प्रवेश से इन दोनों के बीच में से हो जाए, यहां से हो जाए, परंतु अक्सर जो भ्रूण कोश में पराग नलिका प्रवेश करती है वो सहायक कोशिका को नष्ट करते हुए करती है। ठीक है? तो देखिए बेटा, पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश सहायक कोशिका को नष्ट करते हुए करती है। तो देखिए बेटा, पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश सहायक कोशिका को नष्ट करते हुए करेगी या करती है। तो सहायक कोशिका को नष्ट करेगी और उसके बाद प्रवेश करेगी। तो जैसे यहां पराग नलिका आएगी, पराग नलिका का जो अंतिम टिप है वो बेटा फूल जाएगा और इसमें जो अंतःपरासन की क्रिया होती है जिससे पराग नलिका का अंतिम टिप फट जाता है और इसके अंदर उपस्थित सारे के सारे अवयव पराग नलिका जो भ्रूण कोश की जो सहायक कोशिका है इसमें आ जाते हैं, अपघटित हुई। ठीक है? तो देखिए बेटा, आगे अपन देखें, बात करें। पराग नलिका को नष्ट कर सहायक कोशिका को नष्ट करते हुए प्रवेश कर रही है। पराग नलिका का अंतिम सिरा
अंतर परासरण के कारण फूल जाता है, जिससे पराग नलिका का अंतिम सिरा फट जाता है। तो फट गया और पराग नलिका के जितने भी कंटेंट थे वो किस में आ गए? पराग नलिका के अंदर सारे के सारे जो सारे कोशिका नष्ट हुई है उसमें आ जाते हैं। तो पराग नलिका के सभी अवयव, इसमें विशेष रूप से 2 मेल गैमेट, 2 नर युग्मक, 2 नर युग्मक नष्ट हुई सहायक सेल में आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से ये प्रवेश हुई और ये सहायक कोशिका नष्ट होते हुए इसमें प्रवेश किए और सारे के सारे अवयव किसमें आ गए? जो नष्ट हुई सहायक कोशिका उसमें आ गए। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें, देखो बेटा, इसमें सबसे पहले पराग नलिका में आपको पता है सबसे आगे कौन चलता है? नलिका केंद्रक। तो नलिका केंद्रक भी नष्ट हो जाता है, सहायक कोशिका का केंद्रक भी नष्ट हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, और ये एक 2 डार्क कलर की ग्रेन्यूल कणिकाओं के रूप में दिखाई देते हैं जिन्हें एक्स बॉडीज कहते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए बेटा अपन आगे बात करें, नलिका केंद्रक व सहायक सेल का केंद्रक नष्ट होकर 2 क्या बनाते बेटा? 2 डार्क ग्रेन्यूल बनाते हैं, 2 गहरी कणिकाएं बनाते हैं जिन्हें एक्स बॉडीज कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? एक्स बॉडीज कहते हैं। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर ये सारी स्टेप अपन ने क्लियर कर ली। इसकी एंट्री जो है पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश कंप्लीट हो गया। मैं आपको इसको समझा दूं, ये मैंने आपको समझा दिया ओव्यूल के साथ। अब मैं देखिए बेटा केवल भ्रूणकोश बना रहा हूं जिससे कि अपनी इजी वे से क्रिया समझ में आ जाए। देखिए बेटा ये भ्रूणकोश है, ये अंड कोशिका है, ये सहायक कोशिका है, ये दूसरी सहायक कोशिका, ये इनके केंद्रक है, ये द्विध्रुवीय केंद्रक है और ये एंटीपोडल सेल है। ठीक है, अब देखिए पराग नलिका जहां से भी हो किसी भी डायरेक्शन से आई सीधी यहां प्रवेश करेगी, इधर से अंडोपकरण की तरफ से ये प्रवेश कर गई। अब देखिए इसमें सहायक कोशिका क्या हो जाएगी? अपघटित हो जाती है। तो देखिए दूसरी स्टेप में अपन बात करें तो देखिए ये एक सहायक कोशिका तो ये रह गई बेटा और एक एग सेल ये है और ये सहायक कोशिका क्या हो गई बेटा? अपघटित हो गई। इसका ये न्यूक्लियस है और इसमें ये पोलन ट्यूब प्रवेश कर चुकी है। ये पोलन ट्यूब का अंतिम टिप आ गया इसमें। ठीक है, ये पोलन ट्यूब हो गई। इसका जो अंतिम टिप है ये क्या हो जाता है? फूल जाता है इस तरीके से। और ये जो है डिजनरेटिव ट्यूब न्यूक्लियस है और ये 2 मेल गैमेट है, ये 2 मेल गैमेट। ठीक है, ये आगे अब जैसे इसके अंदर आते हैं ये इसका एक न्यूक्लियस हो गया और ये सहायक कोशिका दूसरी। अगली स्टेप में क्या होता है बेटा? देखिए ये अपना भ्रूण कोश हो गया, ये सहायक कोशिका हो गई। यहां पर इसके केंद्रक बना देते हैं बेटा, ये केंद्रक बना दो, प्रतिमुखी कोशिकाएं और ये बना दिया। ये एक सेल हो गई और ये डिजनरेट क्या है? साइड। इसमें 2 ये कणिकाएं दिखाई देती, 2 ग्रेन्यूल, जिसमें एक ग्रेन्यूल तो किसका होता है? सहायक कोशिका का केंद्रक होता है जो कि अपघटित हो चुका है, और एक ग्रेन्यूल किसका होता है?
नलिका केंद्रक का, तो ये नलिका केंद्रक का, और ये दो क्या है, एक्स बॉडीज है, एक्स बॉडीज, ठीक है। और इसमें ये दो गैमेट भी इसमें आ गए, ये दो गैमेट आ गए, ये कंडीशन हो गई। अब तो ये एंडोस्पर्म में एंटर कर गए बेटा, भ्रूणकोश, सॉरी एम्ब्रियो सेक में प्रवेश कर गए, सॉरी भ्रूणकोश में। अब देखिए यहां पर ये दो केंद्रक थे ना, ये निषेचन से पहले ये भी फ्यूज हो जाते हैं और ये फ्यूज होकर एक केंद्रक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दो केंद्रक एक ये द्वितीय केंद्रक के रूप में जानते हैं इसको, ये निषेचन से पहले हो जाता है। और ये तीन प्रतिमुखी सेल जो है वो है ही अपने पास, ठीक है। अब देखो इसकी कंडीशन क्या है, ये इसका दूसरी साइड कोशिका का। अब मैं इसकी नेक्स्ट स्टेप बात करूं तो देखिए अगली नेक्स्ट स्टेप अपनी ये हो गई, ये साइड कोशिका एक हो गई, और ये एक सेल हो गई, ये एक सेल, और ये जो अपघटित हुई है ये कोशिका है, इसमें ये दो कणिकाएं दिख रही है अपने को, जो कि कणिकाओं के रूप में है, ये दो कणिकाएं जो बार बॉडीज के रूप में, और एक गैमेट ये हो गया, एक मेल गैमेट ये हो गया, और एक मेल गैमेट ये हो गया, दोनों नर युग्मक। तो बेटा ये तो है क्या, एक्स बॉडीज, एक्स बॉडी, जिसे ह्यूमन बीइंग में बार बॉडीज के रूप में कहते हैं, ये भी एक्स बॉडीज। और ये है दो क्या बेटा, मेल गैमेट, तो ये मेल गैमेट हो गए दो, और ये द्वितीयक केंद्रक से द्वितीयक न्यूक्लियस, और ये प्रतिमुखी सेल, ये कंडीशन होगी। तो ये सारे के सारे किसमें आ गए बेटा, एम्ब्रियो सेक में एंटर कर गए। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप बात करें अपन आगे, तो ये पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश क्लियर हो गया बेटा आपके। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, लास्ट स्टेप क्या है, क्या है, युग्मकों का संलयन, ठीक है। तो हम देखिए युग्मकों का संलयन बात कर रहे हैं। तो अपनी फिफ्थ पॉइंट, युग्मकों का संलयन, ठीक है। और इसी में अपन कहते हैं यही वास्तव में निषेचन की चरण है। देखो बेटा युग्मकों का संलयन दो स्टेप में होता है, दो चरणों में होता है। सबसे पहला अपन बात करें नंबर ए, इसे अपन कहते हैं वास्तविक निषेचन, या इसे अपन कहते हैं ड्यूअल फ्यूजन कह देते हैं, या इसे अपन जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी अपन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको कह रहा हूं वास्तविक निषेचन, वास्तविक निषेचन, या इसे अपन कहते हैं जननिक जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जननिक निषेचन। वास्तविक निषेचन या जननिक निषेचन के रूप में, या इसे सिनगेमी भी अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनगेमी, सिनगेमी के नाम से अपन जानते हैं। तो देखिए बेटा क्या है सिनगेमी। देखिए सिनगेमी में आपको क्लियर कर दो, सिनगेमी या वास्तविक निषेचन क्या बेटा? एक नर युग्मक प्लस अंड सेल का संलयन। तो एक नर युग्मक और एक अंड सेल या अंड सेल जो है उसके संलयन को अपन क्या कहते हैं बेटा? सिनगेमी या वास्तविक निषेचन कहते हैं। तो देखिए बेटा ये हैप्लॉइड है अगुणित और ये भी हैप्लॉइड है, और इनका संलयन होना क्या कहलाता है? सिनगेमी कहलाता है, या जननिक निषेचन कहलाता है, या वास्तविक निषेचन कहलाता है। और इससे क्या बनेगा बेटा? युग्मनज बनता है, युग्मनज। और इस युग्मनज से जो कि 2n है, इस युग्मनज से क्या बनता है बेटा? स्पोर बनता है, निषेधांड बनता है, जिससे आगे भ्रूण का विकास होगा। तो भ्रूण का विकास होता है, और ये भ्रूण किसमें होता है?
बीज में होता है, जिससे बीज बनेगा, आगे पूरा ओव्यूल बीज में कन्वर्ट हो जाएगा और बीज से नए पादप का विकास होगा, नए पादप का विकास। ठीक है, तो देखिए बेटा, सिनगेमी या वास्तविक निषेचन किसे कह रहे हैं अपन? एक नर युग्मक और अंड कोशिका के संलयन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम सिनगेमी या वास्तविक निषेचन कहते हैं। पहला स्टेप अपना पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कभी कभी एग्जाम में पूछता है वास्तविक निषेचन या सत्य निषेचन भी अपन इसको कहते हैं। तो सत्य निषेचन का क्या महत्व है? तो महत्व देख रहे हो आप, युग्मनज बन रहा है, युग्मनज से गुण बन रहा है, गुण से बीज बनता है, बीज से नए पादप का विकास होता है, तो गुण विकास में। ठीक है, और जो स्ट्रासबर्गर ने जो खोज की थी बेटा मोनोट्रोपा प्लांट में, वो इसी निषेचन की थी। तो देखिए बेटा, वास्तविक निषेचन या इस निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने मोनोट्रोपा पादप में की थी। मैं महत्व बात करूं तो इस निषेचन का महत्व भ्रूण के विकास में है, तो भ्रूण का विकास होता है इससे। तो देखिए बेटा, मैं यहां डायग्राम में और आपको क्लियर कर दूं तो देखिए, ये एक जो नर युग्मक आया है, ये रहा 2 मेल गैमेट है, इसमें से एक नर युग्मक मान लीजिए जैसे ये है। ठीक है, ये है मेल गैमेट प्लस एक अंड कोशिका का, जो अंड कोशिका जो है वो, तो ये हो गया नर युग्मक और ये हो गया मादा युग्मक या एग सेल। इन दोनों का संलयन हो रहा है, ये एन है, ये एन है, और इससे क्या बनता है बेटा? 2n जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, तो ये युग्मनज बना। इसी से आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बनता है, और इसी से आगे सीड बनता है, और सीड से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके के कि फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहेंगे बेटा? ट्रू फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन कहते हैं। और ये पहली स्टेप हो गई, एक निषेचन हो गया। अब दूसरा निषेचन अपन बात करेंगे। तो देखिए, मैं यहां पर क्लियर कर दूं आपको, इन दोनों युग्मकों का संलयन हो रहा है। एक नर युग्मक, मादा नर युग्मक ये हो गया और ये मादा युग्मक, इन दोनों का संलयन हो रहा है। तो अब अगली कंडीशन अपनी क्या आ जाएगी बेटा? ये अपन क्लियर कर देंगे। ये सहायक कोशिका हो गई और ये संलयन होकर इस तरीके से यह यहां पर युग्मनज बन गया, और ये अभी द्वितीय केंद्रक है, और ये अभी एक नर युग्मक बच गया। तो ये अपन, और ये एंटीपोडल सेल है अभी। ठीक है, तो इसके अगली स्टेप अपनी क्या हो गई? ये क्या है बेटा? युग्मनज। और ये क्या है? सेकंड मेल गैमिट, द्वितीय मेल गैमिट। और ये क्या है बेटा? सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीय केंद्रक। ठीक है, और ये जानते ही हो आप एंटीपोडल सेल है, ये जानते ही हो आप सहायक सेल है, जिसे अपन सिनिग्रिड सेल बोलते हैं, तो सिनिग्रिड सेल है। क्लियर? यहां तक की स्थिति। वास्तविक निषेचन, जनिक निषेचन, इसका महत्व कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, क्या है? भ्रूण विकास में। क्लियर? स्ट्रासबर्गर ने इसी निषेचन के बारे में बताया था। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, दूसरा जो है वो अपन बात करें यहां पर। देखिए बेटा, अगला है कौन सा? नंबर बी, अवास्तविक निषेचन। अवास्तविक निषेचन या इसे अपन त्रिसंलयन भी कहते हैं, या इसे अपन फॉल्स या अवास्तविक कह दिया, फॉल्स निषेचन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, या इसे अपन वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, कायिक जनन। तो कायिक निषेचन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, कायिक निषेचन भी अपन इसको कहते हैं।
अब देखिए बेटा इसमें क्या होता है, तो हम बात करें ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन की बात करें अपन। त्रिसंलयन क्या है, तो देखिए बेटा द्वितीयक नर युग्मक, द्वितीयक नर युग्मक कौन सा बेटा, ये द्वितीयक मेल गैमेट, ये रहा सेकेंडरी मेल गैमेट, प्लस द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, इन दोनों के संलयन को, जिससे क्या बनता है बेटा, एक तृतीयक केंद्रक बनता है, ट्रिप्लॉइड। तो एक तृतीयक केंद्रक बनता है, सॉरी अभी डायग्राम में बाद में बात करूंगा। एक क्या बनता है, त्रिगुणित प्राथमिक, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनता है। तो देखो बेटा एक केंद्रक एन ये है, द्वितीय केंद्रक में बेटा पहले एन प्लस एन, क्योंकि दो केंद्रक मिले हैं जो कि मैंने आपको क्लियर किए, यहां दो थे, ये फ्यूज होकर कैसे हो गए, द्वितीय केंद्रक में बना लिए, निषेचन से पहले ये घटना हो जाती है। अब ये 2n कंडीशन में है और ये n कंडीशन में है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 3n कंडीशन बनाएंगे। और ये जो सेल है, अगर मैं यहां इस सेल की बात करूं तो ये कौन सी सेंट्रल बेटा, सेंट्रल सेल है, जिसे अपन मध्यवर्ती सेल कहते हैं। तो इससे जो कोशिका बनेगी, ये केंद्रक किसमें उपस्थित है, इससे जो कोशिका बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म, कोष नहीं है बेटा, भ्रूण पोष सेल होगी। और इसी से आगे किसका विकास होगा, भ्रूण पोष का विकास होगा। और ये भ्रूण पोष जो है विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, तो भ्रूण को पोषण देता है। तो देखिए बेटा अब कंडीशन अपनी क्या हो गई, इसका नेक्स्ट डायग्राम में अगर बात करूं तो देखिए अपनी इसकी स्थिति क्या है, ये यहां पर अपन बात करें इसके नेक्स्ट स्थिति, तो ये तो हो गए एंटीपोडल सेल, ये हो गए एक सिनिग्रिड सेल जो बच रही है साइकोसिका, और ये हो गया अपना युग्मनज, और ये सेंट्रल सेल थी, ये सेंट्रल सेल में भी एक क्या बन गए, ये त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका जो कि 3n कंडीशन में है। तो देखिए बेटा ये केंद्रक कैसा है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक है, और ये कोशिका कैसी है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका है, जिससे क्या बनेगा, भ्रूण पोष का डेवलपमेंट होगा, पोष एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है ये अपन नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। तो एंडोस्पर्म क्या करेगा बेटा, विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। तो ये कैसा निषेचन बेटा, अवास्तविक निषेचन या त्रिसंलयन है। तो देखिए बेटा अवास्तविक या त्रिसंलयन का यदि मैं महत्व आपसे पूछूं तो क्या महत्व है, भ्रूण पोष के विकास में, भ्रूण पोष के विकास में इसका महत्व है। और अगर मैं कहूं कि जो वास्तविक निषेचन उसका महत्व किससे है, भ्रूण के विकास में, जिससे सीड का डेवलपमेंट हो, जिससे नए पादप का डेवलपमेंट होना, ठीक है। और ये भ्रूण पोष क्या करता है बेटा, विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, क्लियर। तो देखिए बेटा अब मैं बात करूं यहां पर कि इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कह रहे हैं अपन, युग्मकों का संलयन जो है, यहां एक और में सी पॉइंट के रूप में अपन डिस्कस कर रहे हैं इसी के चरण में, जिसे द्विसंलयन या द्विनिषेचन कहते हैं, द्विनिषेचन। देखो बेटा आवर्त बीजी पादपों में निषेचन कितनी बार हो रहा है, 2 बार। कैसे, एक हो रहा है वास्तविक निषेचन और एक हो रहा है अवास्तविक निषेचन। तो निषेचन कितनी बार हुआ बेटा, 2 बार। और कोई भी घटना अगर 2 बार हो तो उसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो द्विनिषेचन इसी कारण से कहते हैं। तो आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया
दो बार होती है, जिसे द्विसंलयन कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे बेटा? द्विसंलयन या द्विनिषेचन कहते हैं। क्लियर? आवर्त बीजी पादपों का यह एक क्या है बेटा? सार्वत्रिक लक्षण है, मुख्य लक्षण है, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो आवर्त बीजी पादपों में दोहरा निषेचन एक क्या है? इनका मुख्य गुण है। तो देखिए बेटा, मैं लिख दूं यहां पर आवर्त बीजी पादपों में दोहरा निषेचन एक मुख्य गुण है। तो आवर्त बीजी पादपों का मुख्य लक्षण क्या है बेटा? दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन किसने बताया था बेटा? तो दोहरा निषेचन की खोज नवासची नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है दोहरे निषेचन के बारे में बात किया। तो जो अपने लिलिएसी फैमिली है उसमें और फाइटिलेरिया जो प्लांट है उनमें नवासची ने दोहरा निषेचन के बारे में बताया। तो दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी बेटा? नवासची ने लिलियम और फाइटिलेरिया पादपों में की थी। क्लियर? तो दोहरा निषेचन की डिस्कवरी की आगे। दोहरा निषेचन है क्या, वो मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि आवर्त बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया दो बार होती है। एक होता है वास्तविक निषेचन और एक होता है अवास्तविक निषेचन। तो दो बार निषेचन हो रहा है, इसी कारण से दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये आवर्त बीजी पादपों का मुख्य लाक्षणिक गुण है। और दोहरे निषेचन की खोज नवासची ने लिलियम और फाइटिलेरिया पादपों में की थी। क्लियर? तो अगर मैं एक शब्द में कहूं कि दोहरा निषेचन क्या है, तो दोहरा निषेचन बराबर मैं कहूं सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इट इज डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो ये था बेटा दोहरा निषेचन। एग्जाम में इसमें से डेफिनेट आपको क्वेश्चन मिलेगा बेटा बोर्ड की में और नेट के एग्जाम में। अगर आप इसमें थोड़ा सा सावधान रखनी है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। आपको पूछा जाए वास्तविक निषेचन को बताइए, तो आप इसी का डिस्कस करेंगे कि एक मेल गैमिट और जो अंड कोशिका है उसके फ्यूजन को वास्तविक निषेचन कहते हैं। इसमें एक्स्ट्रा बताने का प्रयास न करें कि अवास्तविक को बता दे, गलत हो जाएगा आंसर। अगर आपको पूछे वास्तविक निषेचन का महत्व बताइए, तो आप उसी को डिस्कस करें, किसमें है उसका महत्व? गुण के विकास में। अगर आपको पूछे जो त्रिसंलयन है वो क्या है त्रिसंलयन, तो त्रिसंलयन के बारे में बताना है। या कायिक निषेचन क्या है, तो उसी के बारे में बताना है कि सेकेंडरी मेल गैमिट और द्वितीय केंद्र के फ्यूजन से क्या बनता है? एक प्राथमिक क्या बनती है बेटा? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष सेल बनती है, जिसमें त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र उपस्थित होता है, जिससे भ्रूणपोष का विकास होता है। तो महत्व भी हो गया भ्रूणपोष के विकास में। ठीक है? तो जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है। द्वितीयक संलयन क्या है, या मैं कहूं कि डबल दोहरा निषेचन क्या है और उसका महत्व बताइए, तो दोनों बताने फिर आपको पूरे बताने, फिर पूरा क्लियर करेंगे फिर। क्लियर? तो ये था बेटा फर्टिलाइजेशन के दो चरण। अब थोड़ा सा मैं दो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं। देखिए बेटा, कभी कभी एक बार नीट में एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ था कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसमें कितने केंद्रक और कितने युग्मक पार्टिसिपेट करते हैं, कितने भाग लेते हैं। ठीक है? तो देखिए बेटा, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो दोहरा निषेचन है उसमें 5 न्यूक्लियस, देखो अगर अपन यहां बात करें तो 1 2 3
4 5, क्योंकि ये 2 है तो 2 3 4 5 न्यूक्लियस हो रहे हैं, तो 5 न्यूक्लियस और गैमेट कितने बेटा? 2 मेल गैमेट। तो 5 न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट तो है ही, 2 मेल गैमेट तो, और एक कौन सा है? फीमेल गैमेट, तो एक फीमेल गैमेट, तो कितने हो गए? 5 न्यूक्लियस और 3 गैमेट पार्टिसिपेट होते हैं किसमें? डबल फर्टिलाइजेशन में। अगर आपको पूछे कितने मेल गैमेट, तो 2 मेल गैमेट मेल, और अगर केवल पूछे कि कितने गैमेट और कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट होते हैं, तो फिर वहां बताएंगे 5 न्यूक्लियस और 3 गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। एक चीज और क्लियर कर दूं मैं बेटा, देखिए यहां पर अगर ह्यूमन बीइंग में अपन देखें तो एक अंडकोशी, अगर एक से बात करें तो उसमें केवल एक शुक्राणु प्रवेश करते हैं। इस कंडीशन को मोनोस्पर्मी कंडीशन कहते हैं। जब एक अंडकोशिका से एक शुक्राणु क्या करे? फ्यूज करे, तो एक एग से एक स्पर्म, उसे क्या कहते हैं अपन बेटा? मोनोस्पर्मी। यहां कंडीशन एक ओव्यूल में कितने गैमेट एंटर कर रहे हैं? 2 गैमेट। देखो ये 2 गैमेट है, ये प्रवेश कर रहे हैं, इस कारण इस कंडीशन को अपन पॉलीस्पर्मी कंडीशन कहते हैं। तो एक ओव्यूल में कितने गैमेट जा रहे हैं बेटा? 2 गैमेट जा रहे हैं, जिसे पॉलीस्पर्मी कंडीशन कहा जाता है। तो प्लांट्स में कौन सी कंडीशन है? पॉलीस्पर्मी कंडीशन है, बहुशुक्राणुता कंडीशन है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। एक मैंने आपको पहले बताया था साइफोनोगेमी, ये तीनों चीजें नोटेट करेंगे। साइफोनोगेमी मैंने क्लियर किया था आपको पहले भी, और मैं क्लियर कर दूं। देखो बीज वाले पादपों में जो मेल गैमेट है उनको एक ट्यूब के द्वारा, एक नलिका के द्वारा मादा गैमेट तक पहुंचाया जाता है, और इस प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं? साइफोनोगेमी कहते हैं। तो ये तीनों चीजें नोट कर लेना बेटा, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, और इन क्वेश्चनों के आंसर आप या तो कमेंट्स करके देंगे मुझे, या फिर आप आंसर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके देंगे। 2 क्वेश्चन क्या क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जो वास्तविक निषेचन है इसका क्या महत्व है। तो वास्तविक निषेचन का महत्व आपको बताना है, और दूसरा क्वेश्चन है अवास्तविक निषेचन का महत्व। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके देंगे, और वास्तव में आंसर ही दें, ये नहीं कि बस फॉर्मेलिटी कर लें। आप मुझे पता लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आप मुझे डेफिनेट इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर दें, व्हाट्सएप के रूप में या फिर कमेंट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, हंसते रहें।